नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। एंड इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ हम स्टडी करेंगे, जो कि जितने भी हमने पहले आपके साथ डिस्कस किए हैं उन सभी का जो कम्बिनेशन बन रहा है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़। ओके, तो सबसे पहले आज हम चलेंगे आपके पास विस्कोसिटी के ऊपर। तो कल हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, तो विस्कोसिटी भी सरफेस टेंशन का ही एक पार्ट है। ओके, बट विस्कोसिटी में आपके पास हम चेक करते हैं कि लिक्विड कितना विस्कस है, अगर कॉमन टर्म में कहूँ। एंड अगर आप केमिस्ट्री की फॉर्म में सुनना चाहते हो या अगर आप केमिस्ट्री की फॉर्म में इसको डिफाइन करते हो तो ये आपके पास फोर्सेस होती है, या जो आपके पास फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स की टर्म में आपके पास इसकी जो डेफिनेशन बन रही है वो आपके पास बनती है द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर। आपके पास लेयर्स होती है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, फिर आपके पास मानिए लिक्विड है जो कि वाटर है आपके पास, फिर यहाँ पे आपके पास हनी है, यानी हनी। अब कौन सा जो है जल्दी फ्लो करेगा? वाटर जल्दी फ्लो करेगा, हनी काफ़ी स्लो फ्लो करेगा, क्योंकि हनी में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू लेयर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाता है। एंड वाटर के केस में उसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है बिटवीन टू लेयर, तो वो इजीली फ्लो कर रहा है। इट मीन ये कम विस्कस है, यानी विस्कस नेचर जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस को टू लेयर में, जो कि उन्हें फ्लो करने से रोकती है। ओके, and viscosity is the property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its डिफरेंट लेयर, यानी जो डिफरेंट लेयर्स आपके पास होगी वो उनके मोशन को वो अपोज करता है। ओके, एंड विस्कोसिटी थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में और जान लेते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। जो विस्कोसिटी आपके पास केवल उन्हीं में होगी जो कि फ्लो करते हैं, जस्ट लाइक लिक्विड एंड गैस। एंड विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेंसिव फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। कोहेंसिव मीन आपस में सेपरेट रहने की प्रॉपर्टी। कल हमने कोहेंसिव एंड एडेंसिव फोर्सेज पढ़े थे। कोहेंसिव आपके पास विद इन मॉलिक्यूल होता है, जो कि वेट नहीं करता था। एडेंसिव क्या होता है आपके पास, जो कि वेट कर देते थे। सो जो आपके पास लिक्विड है उसमें जो कोहेंसिव फोर्सेज है उसके मॉलिक्यूल्स की, उसी के वजह से जो आपके पास विस्कोसिटी होती है। ओके, एंड द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। एंड ये आपके पास डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से भी होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में लेयर फॉर्म होती है। एंड द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज मच लेस देन दैट ऑफ लिक्विड एंड देयर इज नो विस्कोसिटी इन सॉलिड। जो आपके पास विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज मच लेस, यानी सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है लिक्विड की। फिर अगर आप सॉलिड में देखोगे तो सॉलिड में जीरो हो जाएगी, गैसेस में काफ़ी कम होती है। एंड विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, अगर आप आइडियल फ्लूइड लोगे तो उसकी विस्कोसिटी आपके पास ज़ीरो होगी। एंड विच इज़ विद राइज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी आपके पास डिक्रीज होती है। बट अगर आप गैसेस का केस लोगे तो गैसेस के केस में ये अपोजिट हो जाती है, इसको ऑलवेज याद रखिएगा। गैसेस के केस में आपके पास विस्कोसिटी जो है अपोजिट हो जाती है। लिक्विड के केस में डिक्रीज करती है, गैसेस के केस में इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जैसे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ओके, तो कम विस्कोसिटी होती है। बट जब उनको एनर्जी देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उनका फ्लो ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एंड जो आपके पास विस्कोसिटी है वो उनकी इंक्रीज होती है। एंड विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर्ड बाई इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड विस्कोसिटी को आप हम फ्लूइड की किस तरह से मेजर करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाई ईटा। एंड डेकापोज जो है इसके यूनिट है आपके पास केजी पर मीटर सेकंड जो है आपके पास इसके यूनिट हो गए यहाँ पे, या पास्कल सेकंड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, टर्मिनल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? व्हेन अ बॉडी फॉल इन विस्कस मीडियम, इट्स वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज एंड फाइनली बिकम कांस्टेंट। दिस इज दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज का टर्मिनल वेलोसिटी। इट मीन कि कोई भी आपके पास बॉडी जो है जैसे पानी में गिरी तो वो शुरू में क्या होगा, जैसे बीच में गिरेगी तो वो फास्टली मूव करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी शुरू में इंक्रीज़ करेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है इसमें, एंड इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, 100 किलोमीटर है। यहाँ से कोई स्टोन आपने फेंका तो क्या होगा? शुरू में तो बहुत जल्दी से वो नीचे जाएगा, बट फिर वो
एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर आ जाएगा एंड उसके बाद जो है उसकी स्पीड जो है एकदम कांस्टेंट रहेगी, या वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट रहेगी। सो इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, ये होता है आपके पास ड्यू टू विस्कस नेचर। अगर कोई विस्कस लिक्विड है आपके पास, वाटर के केस में ये डिफरेंट होता है, बट जैसे आपके पास हनी हो गया या कुछ और टर्म हो, आपने देखा होगा जैसे हम ऊपर से कोई चीज़ पहनते हैं तो शुरू में फास्ट जाएगी, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी आपके पास, फिर वो उसी स्पीड में आपके पास मूव करेगी। ओके, एंड इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्सेज एंड द फोर्स ऑफ बुएंसी। बुएंसी फोर्सेज कौन सी फोर्सेज होती है? जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलती है। सो उस टाइम जो है बॉडी के ऊपर, या बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस होगी वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो विस्कस फोर्सेस के बराबर हो जाएगा उसका वेट जो है, एंड बुएंसी फोर्सेस का। एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द बॉडी। यानी जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास? इज प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द, या सॉरी स्क्वायर रूट, स्क्वेयर स्क्वेयर ऑफ द बॉडी। ओके, आर स्क्वेयर, कितनी टर्मिनल वेलोसिटी होगी? जितना स्फेरिकल बॉडी का रेडियस होगा। उसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो आता है हमारे पास। स्ट्रीम लाइन फ्लो एक प्रॉपर फ्लो होता है आपके पास। इफ अ फ्लूइड इज फ्लो इन सच अ वे दैट वेलोसिटी ऑफ द fluid of the particle reaches a particular point is same at all time, then the flow of the liquid is said to be streamline flow। आपके पास अगर कोई जैसे वाटर फ्लो करा, आपने रिवर देखी होगी, रिवर एकदम शांत होके बहती है जो कि प्लेन में होगी। इट मीन उसकी जो आपके पास हर जगह पे ऊपर स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट होती है, एक समान होती है हर जगह के ऊपर, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, जो कि एकदम शांत होके बहती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी आता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, वो हो आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो के बराबर होती है। एंड इट इज क्लियर इफ द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो इज बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अबव ऑफ द क्रिटिकल फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली जाती है, यानी स्ट्रीमलाइन से ऊपर हो जाएगी, तो आपके पास टर्बुलेंट प्रोड्यूस होगा। यानी जिसे आप कहेंगे कि पानी इस तरह से एकदम शांत वे में नहीं रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। तो अगर आपके पास वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी या स्ट्रीमलाइन फ्लो से ज़्यादा होती है। ओके, एंड इफ़ द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिपेंड अपॉन द बेसिक ऑन वेलोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एंड अगर कम होगी तो वो आपके पास जो रेट है वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन क्रिटिकल, अगर विस्कोसिटी जो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड अपॉन द फ्लूइड नॉट द विस्कोसिटी। अगर आपके पास जो विस्कोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी आपके पास, तो वो फिर विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास डिपेंड ऑन डेंसिटी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास जो विस्कोसिटी है या विस्कोसिटी ऑफ फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस रीज़न एन इरोपेशन ऑफ द वोल्केनो द लावा कमिंग आउट ऑफ इट्स फ्लो एवरी स्विफ्टली अलाउ इट इज़ वेरी डेंस हैविंग लार्ज विस्कोसिटी। तो आपके पास जो लावा है वो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है बाहर आता है। ओके, क्योंकि उसकी जो है डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड उसकी विस्कोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, एंड इसमें हमारे पास बर्नौलीज़ थ्योरम है जो कि आपको प्रेशर के बारे में बताती है कि अगर आपके पास लेस एरिया होगा, जैसे कि आपने यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है एंड जो वहाँ से वो बाहर निकलेगा वो एरिया कम है, तो जितना पानी यहाँ से एंटर हो रहा है उसी टाइम उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अगर आपके पास कम एरिया होगा एंड फोर्स ज़्यादा लगेगी, सो आपके पास यहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम, इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड यानी आइडियल फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, टोटल सम यानी टोटल सम ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज एट ऑल, यानी अगर आपके पास आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, तो आपके पास जो भी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, वो हर जगह के ऊपर एक समान रहेगी। बर्नौलीमीटर या सॉरी
बेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर अ रेट ऑफ फ्लो वर्क ऑन अ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, जो आपके पास बेंटूरी मीटर है वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है, वो आपके पास बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर वर्क करता है एंड वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेज़र करता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी एक्वायर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है किसकी, कोई भी मटेरियल की अपनी पोजीशन को रीगेन करने की। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इलास्टिक लिमिट्स क्या होती है आपके पास, ये आपको पता है। इलास्टिक लिमिट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डिफॉर्म हो सकता है एंड अपनी पोजीशन रीगेन कर सकता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को लॉस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपके पास हुक्स लॉ। स्ट्रेस क्या होता है, द रिफॉर्म फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्म फोर्स एंड स्ट्रेन क्या होता है, द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन ऑफ द। अब स्ट्रेस यानी किसी चीज़ के ऊपर कितना दबाव पड़ा हुआ है एंड स्ट्रेन क्या होगा, कितना उसकी शेप में चेंज आया है। ओके, तो इसीलिए इन्होंने फोर्स पर यूनिट एरिया कहा है एंड यहाँ पे डायमेंशन वर्ड यूज़ किया है। And it is measure of ratio in change in original length, that is called longitudinal strain, and a change in volume of a original volume, that is called volume strain। तो आपके पास longitudinal strain and volume strain जो है यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास यहाँ पे आती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास हुक्स रूल है। हुक्स रूल क्या कहता है आपको, स्ट्रेस इज डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं एंड ई इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट। ई इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल। सभी के लिए ई की वैल्यू डिफरेंट होती है एंड इसके एसआई यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स और पास्कल हैं। एंड आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यंगस मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडी मॉडुलस। तो यंगस मॉडुलस आपके पास क्या होता है, वाई के साथ डिनोट करते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वे में। बल्क मॉडुलस आपके पास वॉल्यूम को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है एंड वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड जो रिजिडी मॉडुलस है आपके पास वो टेंजेंटली स्ट्रेस और शेयर को रिप्रेजेंट करता है एंड यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स हैं जो कि आइडियल फ्लूइड के लिए रिलेटिव होती है। तो चलिए उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जो आपके पास शेयर्ड मॉडुलस है, ओके, शेयर्ड मॉडुलस मीन्स रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड। जो रिजिडिटी मॉडुलस है आइडियल लिक्विड का वो आपके पास ज़ीरो होता है, आइडियल लिक्विड का। एंड जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपके पास फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो आपके पास कितना होता है, इन्फिनिटी। एंड फॉर बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल लिक्विड, तो ये आपके पास फॉर आइडियल लिक्विड के लिए भी इन्फिनिटी होता है एंड परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए भी इन्फिनिटी होता है। एंड रिजिड मॉडुलस आपके पास ज़ीरो होता है फॉर आइडियल लिक्विड। यस, जो आपके पास शेयर्ड मॉडुलस होता है वो भी आपके पास ज़ीरो होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में यूज़ की जाती है एंड इससे रिलेटेड यही था, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर बच रहा था। तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, फ्रिक्शन इज़ दैट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज़। अब फ्रिक्शन आपको पता है टू बॉडीज़ के बीच में अपोजिंग फोर्स होती है आपके पास एंड फ्रिक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि किस तरह का जो आपके पास सब्सटेंस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आया है एंड इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडी के। एंड जो आपके पास फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड फॉर अ गिविंग पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दीज सरफेस। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सरफेस है आपके पास। फिर हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है स्टैटिक, काइनेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है
केम इन टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, जब हम किसी चीज़ को रेस्ट से उसे मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक होता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच टेंड्स टू अपोज द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है आपके पास एंड हम जैसे स्ट्रेट लाइन में जब हमें उसे मूव करना है तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर स्लाइड कर रही है एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि आपके पास टायर्स होते हैं, गाड़ी के टायर यानी रोल कर रहे हैं इस वे में, ओके, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। It is the maximum value of static friction, frictional force which came into play when a body is just going slide over the surface of another body। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और कब आती है आपके पास, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर से जाती है। तो हमने यहाँ पे टर्म निकाली थी कि फ्रिक्शन जो है आपके पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर। फिर म्यू एस के है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। बाकी आपको फ्रिक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा टर्म जो यूज़ नहीं होती है। एंड द सोल ऑफ ए शू एंड टायर ऑफ ए व्हीकल इज ट्रेंडिंग टू इंक्रीज फ्रिक्शन, दिस हेल्प टू प्रिवेंटिंग स्किटिंग, कि जो टायर्स बनते हैं उनके जो सोल होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो आपके पास ज़्यादा स्किट ना हो। एंड फ्रिक्शन इज़ नेसेसरली इवल। अब फ्रिक्शन आपको पता है कि जब दो चीज़ें आपस में रगड़ेगी तो वहाँ पे उनका जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ना कुछ कम होती है, ख़त्म हो जाती है वो चीज़। जैसे मशीन चलती है तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। बट जो आपके पास फ्रिक्शन है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन कोई भी चीज़ काम ही नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज़ फ्रिक्शन इज़ नॉट डिज़ायरेबल बट विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट सर्वाइव। कहते हैं कि फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि फ्रिक्शन हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, बट विदाउट फ्रिक्शन जो है हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के गाड़ियों की स्पीड को कम करता है एंड एफिशिएंसी को कम करता है मशीन की। एंड आपके पास जो भी बियर्स एंड टीयर्स हैं इन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, जो कि फ्रिक्शन की वजह से पार्ट होते हैं, वो भी डैमेज होते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है हमारे पास, वी कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन की वजह से हम लिखते हैं पेन एंड कॉपी के ऊपर। एंड अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोड के ऊपर हम चल नहीं पाएंगे, व्हीकल कोई भी रोड के ऊपर चल नहीं पाएगा। एंड मूविंग बेल्ट रिमेनिंग ऑन द रिम ऑफ द व्हीकल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो भी बैलेट, जैसे यहाँ पे कोई रिम में आपके पास एक बैलेट मशीन के साथ टच की होती है तो वो भी आपके पास फ्रिक्शन की वजह से ही चलती है। एंड फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग पॉलिशिंग एंड स्लाइडिंग, सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। एंड बॉल बेयर आर आल्सो यूज, आपने देखा होगा जो बैरिंग्स यूज़ करते हैं वो भी फ्रिक्शन को कम करते हैं। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी एंड फ्रिक्शन आपके पास आता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है कम होता है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बार बार यही टर्म यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं। एंड फ्लूइड आल्सो ऑफर रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में आपके पास विस्कोसिटी टर्म यूज़ की थी, वो भी आपके पास का एक फ्रिक्शन ही है। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग substance shape of the body moving in fluid, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया आपके पास, स्पीड ऑफ कार हो गई, एरोप्लेन्स हो गया। यानी हम फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को, विद द हेल्प ऑफ इट्स शेप के साथ, ओके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को किस तरह से कम करते हैं। एंड कल हम इन सब के क्वेश्चंस को आपके साथ स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।